सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और बजट की इंप्लीमेंटेशन के बाद पाकिस्तान में तकरीबन हर सेक्टर के लोग इस वक्त परेशान हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। आज भी हमने देखा कि 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 79,500 से ज़ायद की सतह पर पहुंच गया है। एक बार फिर 80,000 की जो सतह है वहाँ तक अभी इंडेक्स अगले 1-2 रोज़ में पहुँच भी सकता है और उसके बाद हमें देख रहे हैं कि सरमायाकारों का एतमाद इस पर बढ़ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग ज़बरदस्त हो रही है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। बजट में कोई नए टैक्सेस स्टॉक मार्केट पर नहीं लगे और उसका पूरा फायदा इस वक्त स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को हो रहा है। अब आने वाले दिनों में ये मार्केट कहां तक ग्रो कर सकती है और कितना यहां मौजूद लोगों को फायदा हो सकता है और पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी पर इसके किस तरह के इंपैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि जहां पर ग्रोथ तो हो रही है, मुख्तलिफ कंपनीज और उसके शेयर्स यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी तमाम सेक्टर्स हैं वहां पर इसके इंपैक्ट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, वहां पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। अब ये स्टॉक मार्केट वो एक खुशकिस्मत शोबा है, किस्मती से ये नए टैक्सेस नहीं आयद हो सके और इसी की वजह से अब ये बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से ग्रो भी कर रही है। शहरियार भट्ट साहब मैनेजर हैं डारसन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। है जो स्टॉक मार्केट में हम रोज़ इंडेक्स को ग्रो करते देख रहे हैं और ख़ासतौर पर जब बजट पेश हुआ था उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसकी क्या वजूहत हैं आपके नज़दीक? देखिए, हमने मार्केट में देखा रिसेंट जो सर्च आ रहा है कंटिन्यू, वो देखा हमने कि मुल्क में जो स्टेबिलिटी आ रही है, खासतौर पर इकोनॉमिक फ्रंट में हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देखा कि पॉजिटिव साइड पे आते हुए देखा है और खासतौर पे जो इन्फ्लेशन बतदरीज नीचे आ रही है और ऑल दो के लास्ट मंथ स्लाइटली अप साइड के ऊपर आई है 12% के ऊपर, लेकिन हमने इसको 11.80 तक आते हुए देखा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आया और साथ साथ हम देख रहे हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट मार्केट में बदस्तूर कायम है और फॉरेनर्स की जाने से कंटिन्यू बाइंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में देखने में आ रही है। यही वजह है कि मार्केट कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है और कुछ खदशात थे रिगार्डिंग बजट के, कुछ टैक्सेस आयद किए जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया जाएगा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जाएगा। उन खदशात का खात्मा हुआ। ऑल दो के बजट से जो दूसरे कारोबारी हल्के हैं वो इतने खुश नहीं है और यकीनी तौर पर बजट में जिस तरह से टैक्सेस आयद किए गए उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चूंकि कोई डायरेक्टली कोई टैक्स आयद नहीं किया गया तो जिसके बाद हम देखेंगे मार्केट कंटिन्यू सर्ज आप देखते हैं बाजार में। तो शहर साहब, अभी जो जिस तरह इंटरेस्ट रेट में 1.5% की अभी गवर्नमेंट ने कमी की है, आगे ये कमी और भी एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर अभी बजट से पहले ये इतनी कमी मुमकिन थी, एक सेफ डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया चूंकि IMF के साथ प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो ये कमी जब और हो जाती है तो फिर क्या समझते हैं कितना मजीद ग्रो कर सकती है मार्केट, कितनी गुंजाइश है? और ये 80,000 को तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक आध दिन में ये क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स। जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है तो मार्केट को पॉजिटिव देगी और क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है मुल्क में, तो हमने देखा था कि जो मार्केट है उसकी वैल्यू अभी बहुत ज्यादा चीप है। अगर आप रीजन से कंपेयर करें, हम ये बारहा ये कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर बहुत जो है चीप वैल्यू के ऊपर ट्रेड करें। खासतौर पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो अभी भी जो टॉप शेयर है हमारे 5 से 6 की पी के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपनीज प्रॉफिट करती हैं, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स आप देख रहे हो कंटिन्यू बाइंग देखने में आ रही है। आज भी अगर आप बात करते हैं 241 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक की जाने से देखने में आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर IMF का लॉन्गर प्रोग्राम हमें मिल जाता है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी कंडीशन फुलफिल की है और जो तेजी हो रही है मार्केट में, तो इन्वेस्टर ये समझ रहे हैं कि IMF की जानिब से हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना शुरू होंगे तो मार्केट यकीनी तौर पर यहाँ से बढ़ेगी। फिर जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया और कतर की जानिब से जो प्रोमिस किए गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या रिकॉर्डिंग में कोई इन्वेस्टमेंट आती है वहां से, कोई एग्जीक्यूशन होती है बड़ी SIFC के थ्रू, तो आप देखेंगे बाजार में फर्दर यहाँ से तेजी आएगी। तो शेयर साहब, ये जो जिसको इस इंडेक्स को हम 100 इंडेक्स कहते हैं, ये इसमें इस वक्त कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं खासतौर पर जो इस वक्त अपने पीक पर हैं या जो ग्रो कर रहे हैं? इनकी तादाद ये कोई 30-40% के करीब है या फिर ये सिंगल डिजिट में कोई 8-9% हैं जो कि ये पूरे 100 इंडेक्स को लेकर चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो KC 100 इंडेक्स है ये मेनली डोमिनेट कर रहे हैं आपके ऑयल सेक्टर और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइजर की कुछ कंपनी है जिनके ऊपर काफी ज्यादा लोड है। अगर उन कंपनीज में हम देखते हैं कि सर्ज आता है या उन्हें बाइंग इंटरेस्ट नजर आता है तो इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट में अगर पिछले 1 साल से आप देखेंगे जब 40,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ है तो मार्केट बढ़ी है और खासतौर पे इन्हीं सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सारे लोग ये सवाल करते भी आपको नजर आएंगे कि हमारे स्टॉक के प्राइसेस तो आज भी वही हैं जो आज से 1 साल पहले थे, तो उसकी वजह यही है कि इन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, खासतौर पे कमर्शियल बैंक ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया और फिर इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस ने
इनमें 100% से ज्यादा की इजाफा देख रहे हैं। ऑटो सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया मार्केट में, तो इन सेक्टर की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में सर्ज आया है देखने में, और आने वाले दिनों में भी हमें लग रहा है कि जो मखसूस सेक्टर हैं वही मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी में मसाइल हैं वो बदस्तूर कायम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार भट्ट साहब, मैनेजर डारसन सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर स्टॉक मार्केट ग्रो कर रही है तो मार्केट के तमाम इन्वेस्टर्स ही इस वक्त खुश हैं, लेकिन इस बजट के बाद बाकी तमाम सेक्टर्स इस वक्त परेशान हैं। अब वज़ीर दिफा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। इससे पहले हमने देखा था वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके थे कि इस बजट में हमें बहरहाल IMF का प्रेशर था और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ये उनके साथ मिलकर ये बजट बनाना पड़ा है। और अब वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि IMF मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए इस वक्त ख़तरा है। बजट में टैक्सेस उनके दबाव पर ही लगाए गए हैं, तो ये जो एडिशनल टैक्सेस इस वक्त लोगों पर लगे हैं किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, चूंकि अभी हमने देखा कि पिछले महीने ही अब महंगाई एक बार फिर ऊपर जाना शुरू हो गई है, कुछ डिजिट्स अब ऊपर की तरफ गए। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 1 जुलाई के बाद से यानी गुज़िश्ता रोज़ जब ये बजट इंप्लीमेंट हुआ है, अब महंगाई की एक नई लहर आएगी। अब ये टैक्सेस जो कि अभी आयद किए गए हैं जिससे मुतालिक शायद लोगों को अभी सही तरह इल्म भी नहीं हो, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखाएंगे। कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे ये? बहुत शुक्रिया जी। देखें, महंगाई को तो हम पिछले 4 साल से फेस कर रहे हैं। अगर आप 2022 में देखें तो महंगाई तकरीबन 30% थी। जो कमिंग ईयर जा रहा है इस वक्त, इसमें अभी भी 25% है। और जो हमने थोड़ा बहुत महंगाई को कर्टेल किया है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी। आप देखिए हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई था और मार्केट के अंदर चीज़ों को कर्टेल किया। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि आप देखें, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, क्योंकि हमारी ग्रोथ इस साल 2.4% थी, तो यूजुअली जब रिसेशन में हम होते हैं तो हम लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं टैक्सेस के थ्रू, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, और लोग स्पेंडिंग को करें। आप ये जुल्म देखें कि इस साल गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने जो साल गुजरा है उसमें 30% हमने टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज किया है और 96% हमने नॉन टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज किया है। और सेम इस बजट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जिसके अंदर आप देखें कि जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो कह रहे हैं कि जी हम 48% डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगेन देखें कौन सफर होगा, वो सैलरी वाला ग्रुप सफर होगा, क्योंकि तकरीबन गवर्नमेंट 200 to 250 बिलियन टारगेट रख रही है कि वो सैलरी वाले ग्रुप से टैक्सेस को कलेक्ट करेगी। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आप देखें बहुत से, चले ठीक है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, लेकिन हमने बेसिक आइटम्स के ऊपर भी टैक्स लगाया, जिस तरह आप देखें मिल्क के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये जो टैक्स बड़े हैं डेफिनेटली उसके ऊपर आप देखें बहुत से और टैक्सेस हैं। जो रिसेंट अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं वो सिंपल हमने लेवी टैक्स लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगा दिया सीमेंट के ऊपर। ये सारे टैक्सेस की वजह से जो हमारी जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर की आइटम है, चाहे वो होलसेल आइटम्स हैं, इन सब की प्राइसेस बढ़ेंगे। और अल्टीमेटली जब इनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि सेविंग ओवरऑल लोगों की कर्टे। तो डॉक्टर साहब, ये और जितने भी ये टैक्सेस लग रहे हैं इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप देखें कि वो जिस चीज़ पर भी लग रहे हैं वो पास ऑन तो एंड कंज्यूमर को ही हो रहे हैं। हर कंपनी अपना टैक्स वो एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर देती है। तो जो पहले ही लोग डायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स का जो निशाना है वो भी वही लोग हैं, वही लोग हिट हो रहे हैं। देखें जी, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में 240 मिलियन लोग हैं और जो हमारे फाइलर्स हैं वो सिर्फ 5 मिलियन लोग हैं, यानी 5 मिलियन पीनट है। आइडियली तो हमें ये चाहिए कि हम इस टैक्स नेट को ब्रॉडन करें, लोगों को इनकरेज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइलर्स आए। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है लो हैंगिंग फ्रूट है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर टैक्सेस के और भरमार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें जिस तरह इनकम स्लैब्स हैं, इनकम स्लैब्स को चेंज किया गया है तो अल्टीमेटली वो लोग जिनकी फॉर एग्जाम्पल इनकम मंथली कोई 8 लाख है, अब वो अपनी इनकम का 35% टैक्सेस देंगे और 35% के ऊपर फिर और टैक्सेस वो देंगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो आधी इनकम है वो चली जाएगी। आइडियली तो ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपके प्रोविंसेस 2 देख लें,
आप पंजाब को देखें, सिंध को देखें, जहां पे आप ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो इस वक्त इस्लाहात की गई हैं खासतौर पर पेंशन के मामले पर कुछ कंफ्यूजन हैं, जरा आप ये क्लियर कर सके कि पेंशन अब ये सिर्फ 10 साल तक अहले खाना को मिलेगी, और उसमें भी ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो पेंशन होगी वो आखिरी जो लास्ट सैलरी होती है, जो रिटायरमेंट वाली सैलरी होती है, उसका 70% तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, जो पिछले 24 माह यानी आखिरी 2 साल जो होंगे उनके 70% का एवरेज निकाला जाएगा? जी, थैंक यू। देखें, सबसे पहले तो जो मैं आपने लास्ट पॉइंट बताया कि उसमें ये कह रहे हैं कि जो आपकी एवरेज सैलरी लास्ट 2 ईयर की है उसका 70% निकाला जाएगा। दूसरा, आप देखें, पेंशन मिलती है जो रिटायर्ड मुलाजम है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद पेंशन के अंदर सर्टन इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रिजिडिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी उसको आप कह लें, कि जी अगर उसके रिटायर्ड मुलाजिम की डेथ होती है तो उसकी बीवी को मिलेगी। अच्छा, उसकी बीवी की डेथ हुई है तो मे बी उसके जो अनमैरिड डॉटर है उसको मिलेगी। तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो 1965 में रिटायर्ड हुए हैं और आज तक वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन मेरा अगेन पहली चीज मैं आपको बताऊं कि कितने लोग होंगे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि जो 60 ईयर के बाद रिटायर्ड होते हैं, पहले उनकी डेथ होती है, फिर उसके बाद उसकी फैमिली भी 10 ईयर पेंशन लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। देखिए, हमें रियल साइड पे सोचना होगा। रियल साइड ये है कि इस साल पेंशन आपका एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनी है। 1014 अरब रुपया पेंशन के लिए रखा गया, और ये आपका चौथा बड़ा कंपोनेंट बन गया है इंटरेस्ट पेमेंट के, डिफेंस के और जो डेवलपमेंट का बजट है। आइडियली गवर्नमेंट को पेंशन अपने जिम्मे नहीं लेनी चाहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कंट्रीब्यूटरी सिस्टम नहीं है। आइडियली ये होना चाहिए कि पेंशन आप लें सर्वेंट से, सिविल सर्वेंट से लें, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करे, और प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। पूरी दुनिया में आप देखें फाइनेंशियल इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, और वहां पे पेंशन को इन्वेस्ट किया जाता है, और ये प्राइवेट सेक्टर इसको टेक अप करे। जो गवर्नमेंट ने इसको अपने जिम्मे लिया हुआ है, ये आप ये नोट कर लें कि अगले 2, 4 साल, 5 साल के बाद ये आपकी लाइबिलिटी तकरीबन 3000 अरब पे चली जाएगी। और जिस तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट एक हमारा बहुत बड़ा सेगमेंट बन गया है कि इस साल तकरीबन क्लोज टू 10,000 बिलियन हमने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एलोकेट किया है। सेम पेंशन अगले 3-4 साल के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह का। डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट्स हैं उनका इस तरफ ये रुझान क्यों नहीं है, सीरियसनेस क्यों नहीं है, जबकि हम ये देखते हैं कि जो लोग कानून साजी करने वाले हैं, जो रिफॉर्म्स करने वाले हैं, अरकान पार्लियामेंट, उन्हें तो पेंशन मिलती भी नहीं है, फिर वो इस रूल को, इस कानून को क्यों नहीं तब्दील कर पा रहे, जब ये इतना बड़ा एक इकोनॉमी का कंपोनेंट बन चुका है कि वो 1000 से अरब इसका फिगर हो चुका है? इसको आप 2 एंगल से देखें। आप देखें, इस साल भी जो आपका बजट बढ़ा है उसमें क्या पार्लियामेंट का बजट कितना बड़ा है, उसमें प्रेसिडेंसी का बजट कितना बड़ा है, उसमें आपकी जिसको कहते हैं आपके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका बजट कितना बड़ा है, आपको 50-60% मिलेगा। और जो सबसे बड़ा इस वक्त हम रोना रो रहे हैं कि देखें, आपने मुल्क को भी ऐसे ही चलाना है जिस तरह आपने एक घर को चलाना है या इंडिविजुअल को चलाना है। सिंपल, वेरी सिंपल है जी। आपने अपने एक्सपेंडिचर को कर्टेल करना है और आपने अपनी इनकम को एनहांस करना है। एक्सपेंडिचर को हम कंट्रोल नहीं कर रहे। अब मैं आपके दूसरी तरफ उसमें आता हूं कि आप कह रहे हैं कि जी के देखिए, ये बजट आपकी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त छाई हुई है। आपके मिनिस्टर्स कितने हैं कि जिन्होंने प्रॉपरली इसको फाइनेंस एक्ट को पढ़ा होगा, जो बजट अप्रूव्ड है उसको पढ़ा होगा, उन्होंने टैक्सेस को समझा होगा कि जी ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है, लेवीज क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या है। तो ब्यूरोक्रेसी है। ये पेंशन भी आप देखें, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पे एंड पेंशन कमीशंस बने, लेकिन आज तक उनकी प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं आई हैं। आज तक हम हेल्दी एक मार्केट नहीं डेवलप कर सके कि जहाँ पे बहुत सी आपकी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंपनीज आए, वो पैसा लेके आए, वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि हमारे बिजनेस ग्रो करें और ये सेविंग प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। इस वक्त गवर्नमेंट ये पैसा अपने पास रख रही है। अच्छा डॉक्टर, ये अगर पेंशन रिफॉर्म लेकर आते हैं तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या होगा? चूंकि लाखों लोग जो कि कई सालों से, कई दहाइयों से पेंशन ले रहे हैं, जाहिर है फिर वो उनका एक रिएक्शन भी सामने आएगा। क्या गवर्नमेंट उस रिएक्शन से डरती है, या फिर गवर्नमेंट के पास इस वक्त होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है अपना इस तरह की कोई रिफॉर्म करने का? देखिए, इस पे होमवर्क हमारा कंप्लीट नहीं है। रिएक्शन मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पेंशन एक बेसिक, पेंशन को सबसे पहले ये समझे, पेंशन एक बेसिक नीड है, उसको एक लग्जरी आइटम मत बनाए। अब पेंशन बेसिक नीड क्या, कि आप देखें बहुत से जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है, आप उसकी पेंशन कैलकुलेट करें। फिर पेंशन के अंदर हमने जो मॉनेटरी बेनिफिट है उसके साथ बहुत से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ऐड कर दीजिए। आपको घर मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा, चलिए डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट, मजीद हम जरा टाइमली आपसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और तमाम घी मिल्स मालकान और उनकी एसोसिएशन भी अब हुकूमत के खिलाफ इस बजट के बाद एहतजाज करने पर मजबूर हो रही है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी घी मिल्स हैं, घी बनाने वाली मिल्स हैं, वहाँ फ़ी किलो 85 रुपये टैक्स अदा करने पर वो मजबूर हैं, जबकि यही टैक्स फाटा और पाटा में कम होकर सिर्फ 15 रुपये फ़ी किलो है। तो इसमें ज़रा एक तवाज़ुन रखा जाए और फिर साथ ही साथ अब बजट नाफिज होने के बाद 1 किलो घी की जो कीमत है या कुकिंग ऑयल की जो कीमत है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, एक एंड कंज्यूमर को अब कितना महंगा घी और ऑयल मिलेगा, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। अब्दुल रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि सबसे पहले जो हुकूमत से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, वो हैं क्या? बुनियादी नुक्ता है क्या आपका जिस पर इख्तिलाफ है? बिल्कुल है। हमारा सबसे पहले तो ये मुतालबा है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन्होंने फाटा पाटा के लिए 5 साल के लिए एग्जम्पशन दी थी 2018 में, और इसको फाटा पाटा को जम कर दिया था सेटल एरिया में। ठीक है जी। फिर इन्होंने पिछले साल भी एग्जम्पशन दी है और इस साल दोबारा एग्जम्पशन दे दी है फाटा पाटा को। सही, पूरी एग्जम्पशन दे दी है। और सेटल एरिया की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बहुत बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं। हम 5वें नंबर पे रेवेन्यू दे रहे हैं। 150-55 फैक्ट्रियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में की इंडस्ट्री हैं। ठीक। तो ये हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये वहाँ की आबादी है 6.25, जो फाटा पाटा की आबादी है। अगर उसके मुताबिक भी ये कोटा बनाए ना उनको, जो खाने वाला है जी, एक इंसान जो है वो मर्द हो या औरत हो 18 से 20 केजी सालाना ऑयल और घी खाता है। अच्छा। वो 1,90,000 टन बनता है, सिर्फ 90,000 या लाख टन बनता है। तो इनकी जो है इंपोर्ट जो है 3.5 लाख टन एवरेज आ रही है सालाना। अच्छा। ये सारा माल सेटल एरिया में बिक रहा है और इसकी वजह से जो आम फैक्ट्री हैं जो फुल टैक्सेस दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। तो अब्दुल रज़ाक साहब, इसमें 2 नुकते हैं। आप लोग जो इस वक्त टैक्स दे रहे हैं वो 85 रुपये फ़ी किलो है, वो जो दे रहे हैं वो 15 रुपये फ़ी किलो है। अब ये आपका टैक्स कम किया जाए, ये आपकी डिमांड है, या फिर उनका टैक्स बढ़ाया जाए और आपके बराबर लेकर आया जाए? नहीं, दोनों में से अब ऑप्शन कौन सा है आपका डिमांड के तौर पर? देखिए जी, मैं तो यही चाहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पूरी दुनिया में इसी तरह है। अगर उनको इतनी बड़ी फैसिलिटी पहले 5 साल मिली है, फिर 1 साल एक्सटेंड किया है, तो वो तो ऑलरेडी जम हो गया है एरिया सेटल एरिया में। अभी तो इतनी लंबी एग्जम्पशन जो है दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं है। अगर उनको इतनी बड़ी एग्जम्पशन दी है तो सेटल एरिया की फैक्ट्रियों को भी ये दे दें। सही। अगर नहीं दे सकते सेटल एरिया की इंडस्ट्री को तो उनको ख़त्म करें ना, उनको तो ऑलरेडी किया है उन्होंने। ये 7वां साल शुरू कर दिया उन्होंने 1 जुलाई से। तो अब्दुल रज़ाक साहब, तो ज़ाहिर है कि बजट आ चुका है, पास भी हो चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। बजट बनाने से पहले कोई आपका राब्ता, कोई पेशरफ्त, इस तरह की कोई मीटिंग, चूँकि ये तो उससे पहले की बातें होती हैं जब हुकूमत मशवरे ले भी लेती है, डिमांड्स ले भी लेती है, फिर कंसीडर करना ना करना हो तो हुकूमत का ही काम होता है। तो इससे पहले कोई इस तरह की आप लोग की बैठक हुई, कोई सेटिंग हुई जिसमें इस मामले में कोई पेशरफ्त हुई हो? जी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा था, वज़ीर ख़जाना साहब को लिखा था, उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमें टाइम दें। किसी न किसी फोरम से ये बातें उन तक पहुंचती रही हैं। पहले आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखें तो असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर ख़जाना साहब ने ओपनली कहा था कि ये हम फाटा पाटा की एग्जम्पशन ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी इंडस्ट्री ने सांस लेना शुरू कर दिया था कि चलो यार अभी लेवल प्लेन फील्ड होगा, सारे अपना बिजनेस करेंगे। अभी 70 रुपये केजी उनको रहता है और 70 रुपये केजी पे आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह कारोबार नहीं हो सकता। तो रज़ाक साहब, ये अगर उनके बराबर ही आपको भी रियायत दी जाए तो इतना स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास इस इकोनॉमिक क्रंच सिचुएशन में मौजूद है, यानी वो जो फिस्कल स्पेस होता है, क्या उनके पास इतने पैसे हैं कि वो ये गुंजाइश आपको दे सकें और ये रिलीफ आपको मिले? जी, वो करना चाहें तो कर सकते हैं जी। अगर वो 24 फैक्ट्रियों को दे सकते हैं बेनिफिट जो टैक्स ही नहीं देती, तो जो 150 लोग या 140 लोग 500 अरब रुपया सालाना रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट? इतने लोग वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब है कि ये बेशुमार। इसके अलावा हम पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। वैल्यू एडिशन है 0.2% है, नॉन रजिस्टर का भी इन्होंने 2% कर दिया है।
तो वो उधर भी नहीं है, वो फाटा में वो भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने फाटा की आवाम को oblige करना है तो ये 6 सालों का अपना देख लेना कि कितना बड़ा गवर्नमेंट ने लॉस किया है अपने रेवेन्यू का। इससे तो फाटा तो पूरा यूरोप बन जाता है, इतना पैसा उस पर खर्च होता। तो रज़ाक साहब, ज़ाहिर है यहाँ पर आप रिसीविंग एंड पर हैं, आप हुकूमत से ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपको रिलीफ दे। बिल्कुल इसी तरह आवाम भी एक मौके पर रिसीविंग एंड पर होते हैं। जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो वो फिर उस तरीके से खुर्दनी घी और ऑयल की प्राइसेस उस तनासुब से कम नहीं होती। जब बढ़ती हैं तो वो उसी तनासुब से बढ़ती हैं। तो ये फ़र्क क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? बिल्कुल फौरन हो जाती है ये, बिल्कुल आपको किसी ने गलत बताया हुआ है। ये फौरन मार्केट कम भी हो जाती है और बढ़ भी जाती है। पाकिस्तान डिपेंडेंट है सारा इंपोर्ट पे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है एडिबल ऑयल की, जो ओलिन है, आरबीडी है, सोयाबीन, सीड आता है बाहर से जिससे तेल निकलता है और बकाया जो मील होती है वो फीड फैक्ट्रियों को चली जाती है। अच्छा, अभी ये जो भी आपकी अब डिमांड्स हैं, ये ज़ाहिर है अब हुकूमत के पास शायद मानने का तो वक्त गुजर चुका है। अगर ये नहीं मानते और बिल्कुल आपको एक क्लियर दो टोक जवाब देते हैं कि जी कुछ भी नहीं हो सकता इस सिलसिले में, ऐसे ही चलना है आपने, तो फिर आगे आपका कोई लाइन ऑफ एक्शन है, कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा, फिर किस तरह से हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाएंगे? यानी अब करने क्या जा रहे हैं आगे आप लोग, लाहे अमल क्या होगा? हमने देखें, हम ताजर लोग हैं, मुजाहरे क्या हमने करने हैं। हमने जुम्मे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को। मुजाहरे ताजर लोग तो नहीं करते, ठीक है, ये हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क के खिलाफ मुजाहरे नहीं करने। हम तो गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर ख़जाना साहब को, आर्मी चीफ साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमें बुलाएं अपने पास, हमारी जायज़ बात सुने। बिल्कुल जायज़ ना हो तो हमें रिफ्यूज़ कर दें। ये इतने बड़े डिफरेंस पे कारोबार चल पाकिस्तान में। इनका सेटल एरिया फाटा का माल अभी मुल्तान, बकर, हैदराबाद तक जाना शुरू हो। तो रज़ाक साहब, ये कल से बजट नाफिज हो चुका है और इसके बाद अब चूंकि हर चीज़ महंगी हो रही है, तो ये भी बताएगा कि घी और तेल अब फ़ी किलो कीमत में कितना फ़र्क पड़ेगा? ये कोई 10-12 रुपये फ़ी किलो तक महदूद रहेगा या फिर ये इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा? चूँकि फिर एक महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो अब इसमें कितना इजाफा आप लोग करने जा रहे हैं? ये देखें जी, जो इन्होंने नॉन फाइलर का किया ना 0.2 से लेके 2%, इससे 10 से 12 रुपए केजी तो बिल्कुल बढ़ जाएगा रेट। फिर आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से मेन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। कह रहे थे कि ज़ाहिर है अब बजट चूँकि नाफिज हो चुका है, नए टैक्सेस लग चुके हैं, तो घी और तेल की कीमतें भी अब बढ़ेंगी और महंगाई का एक नया तूफ़ान अब सामने बिल्कुल तैयार खड़ा है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।